हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल यादव है। मैं अपने चैनल वेल स्टडी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज कक्षा 11 के पहले अध्याय समुच्चय के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा और उसमें जो आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। एक एक करके उन पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे और उससे पहले उसको पढ़ने से पहले हमें जान लेते हैं कि आप लोगों के सिलेबस में है क्या, तभी हम आसानी से उन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है। तो पहले तो चैप्टर का नाम है समुच्चय। चैप्टर का नाम है समुच्चय, सेट। जैसा कि समुच्चय चैप्टर का नाम है तो हमारी पहली टॉपिक क्या होगी, समुच्चय। हमको पढ़ना होगा कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और समुच्चय, क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको हम ऐसे हिंदी में नहीं लिख सकते, तो उसके लिए कोई हमारा नोटेशन होगा मैथमेटिकली जिसको हम मैथ में डिनोट करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है, यह कितने प्रकार का होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यह कितने प्रकार का होता है। तो हमको पढ़ना है कि समुच्चय के प्रकार। क्या पढ़ना है, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट कितना है आपके सिलेबस में, जो आपके सिलेबस में वो मैं लिख दे रहा हूँ। पहला तो है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय से अभिप्राय क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं इम्पटी सेट। फिर उसके बाद आता है परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय। फिर उसके बाद आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय जिसको हमको पढ़ना है, समान समुच्चय। फिर उसके बाद आता है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय। इतना पढ़ने के बाद हम लोगों को पढ़ना है, जब हम पढ़ लेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार का होता है, समुच्चय का नोटेशन क्या होता है और समुच्चय क्या होता है और उसके जो प्रकार हैं, इन सबको पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय का एक भाग, जो कि जैसे समुच्चय है उसका एक छोटा भाग ले लें तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उप समुच्चय। तो हम उप समुच्चय पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उसके क्या गुण होते हैं। सबसेट, सबसेट पढ़ना है। फिर उसके बाद बात आती है, सबसेट पढ़ने के बाद हम लोगों को पढ़ना क्या होगा, हम लोगों को पढ़ना होगा घात समुच्चय। घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय इसी उप समुच्चय का समुच्चय होता है। और इसके बाद जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि यह किस प्रकार इससे और इससे डिफरेंट है। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है समुच्चयों पर, समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेट है, कोई सेट होगा, दो सेट होंगे, उन दोनों दो सेटों के बीच में कौन कौन से ऑपरेशंस यूज होंगे। क्योंकि जैसे हम लोग जब रियल नंबर पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, तो उनके बीच में जैसे हम यूज करते हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उसी प्रकार क्या हम सेट के बीच में भी उन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे या किसी और चीज़ का प्रयोग करेंगे, किसी और ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यह समुच्चयों को पढ़ने की एक यूनिक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम समुच्चय को आसानी से समझ सकते हैं फिगर के माध्यम से। फिर उसके बाद बात आती है समुच्चयों का पूरक। समुच्चयों का पूरक, समुच्चयों का पूरक, समुच्चय का पूरक। तब हमको पढ़ना होगा समुच्चयों का पूरक।
जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, तो हम लोगों को जो पढ़ना था हमने वो उसको डिस्कस कर लिया पूरा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज वो चीज़ें क्या होती हैं। तो पहले हमको पढ़ना है समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, व्हाट इज सेट। सेट का मतलब ये होता है कि समूह। समूह से अभिप्राय, जैसा आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ एक से अधिक वस्तुएं होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं। तो अब सवाल बात आती है कि क्या हर समूह समुच्चय होगा, तो नहीं, आंसर है नहीं, क्योंकि हर समूह समुच्चय नहीं हो सकता। वे ही समूह समुच्चय होंगे जिनके पीछे एक निश्चित परिभाषा छुपी हो, जिनके पीछे कोई एक डिफिनीशन हो, जो एक निश्चित नियम का पालन करते हों। वे समूह ही क्या कहलाते हैं, समुच्चय कहलाते हैं। तो अब आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है समुच्चय। क्या वास्तव में हर समूह ही समुच्चय कहलाएगा। तो पहला मैं समूह लिख रहा हूँ, 4 महान बल्लेबाजों का समूह। मैंने एक समूह बनाया 4 महान बल्लेबाजों का समूह। 4 महान बल्लेबाजों का समूह। तो क्या अब ये 4 महान बल्लेबाज मैं लिख रहा हूँ, कौन कौन है, 3 4, कोई भी लिख देता हूँ, विराट कोहली लिख देता हूँ। फिर उसके बाद रोहित शर्मा लिख देता हूँ। फिर क्रिस गेल लिख देता हूँ। फिर उसके बाद लिखता हूँ AB डिविलियर्स। इनके नाम को कौन नहीं जानता होगा, AB डिविलियर्स। तो अब क्या हुआ, ये जो समूह मैंने लिखा है, क्या यह समुच्चय होगा, तो यह समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई आए या मैं कहूँ ये मेरे द्वारा तो सही है, लेकिन अभी आप ही कहने लगेंगे कि नहीं, इसमें तो केएल राहुल भी होने चाहिए, ऋषभ पंत भी होने चाहिए। तो क्या होगा, समूह में परिवर्तन करना पड़ रहा है हमको। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसके पीछे कोई एक ऐसा तो कोई हमने क्राइटेरिया तो बनाया नहीं है कि जो इतना रन बनाएगा, क्या करेगा, वह महान होगा। तो इसलिए क्या होगा, ये महान हमारा कोई डिफिनीशन नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, इसके थ्रू हमने समूह बनाया, लेकिन ये समूह ये डिफिनीशन है ही नहीं, वास्तव में ये डिफिनीशन है ही नहीं कोई। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा यह समूह क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं होगा। अब एक बात यह है कि अब आप ऐसे व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं कि समूह वही होता है जो, जैसे मैं जो समूह बनाऊं वह आपके लिए भी सत्य हो, यानी कि जो मैं समूह प्राप्त किया हूं, अगर वही समूह उसी परिभाषा के द्वारा आप प्राप्त करें तो सेम आना चाहिए, दोनों का एक जैसा होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अगर एक जैसा आ रहा है तो वह समूह क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय हो जाएगा। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, इसको मिटाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याओं का समूह। 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याओं का समूह। 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याओं का समूह लिखने से पहले अभाज्य संख्या क्या होती है इसको जानेंगे। 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं, 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं का समूह। अब इसको लिखना है अभाज्य संख्याओं का समूह। तो अभाज्य संख्याएं 1 से 10 के बीच की, 1 से 10 के बीच कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तो अब इसमें से कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होंगी, तो इसको पता करने के लिए अभाज्य संख्याओं की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, वे संख्याएं, इस अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, वे संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, जो स्वयं 1 व स्वयं से एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, 1 व स्वयं से विभाजित होती हैं,
तो उन्हीं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कि वे कौन सी संख्याएं हैं जो 1 से कट रही हैं और स्वयं से कट रही हैं। पहला तो 2 कट रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हमने 2 प्राप्त कर लिया। तीसरा दूसरे नंबर पे कौन है, 3, तो क्या है, अभाज्य संख्या होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 हो गया। फिर उसके बाद बात आती है कि 4 क्या अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 से तो कटेगा ही, 4 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब बात आती है 5 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 से भी कटेगा और 5 से कटेगा, इनके बीच का कोई नंबर, 1 और 5 के बीच का कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा। फिर बात आती है 6 क्या होगा, 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 से तो कटेगा, 6 से भी कटेगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 3 से कट जाएगा जब, तो यह क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए। 7 होगा, हाँ बिल्कुल 7 होगा, क्योंकि वह 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो ऐसे में यहाँ हो गया। फिर अब 8 क्या होता है, 8 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, अब स्वयं से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, तो ऐसे में 8 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। और 9 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह 3 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। हमारी अभाज्य संख्या क्या मिली हमको, एक समूह मिला, 2 3 5 7, ये समूह मिला। अब यह समूह समुच्चय होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसके पीछे एक डिफिनीशन छुपी हुई है, अभाज्य संख्याएं, वो क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, 1 से 10 के बीच होना चाहिए। तो 2 डिफिनीशन है। अब हम कहेंगे कि या तो मैं इसको प्राप्त करूं तब भी यही मिलेगा, आप प्राप्त करेंगे तो आपको भी यही 2 3 5 7 मिलेगा। 1 से 10 के बीच का अभाज्य संख्या अगर आप निकालेंगे तो आपको भी यही प्राप्त होगा। अगर आपका दोस्त मित्र भी निकालेगा तो उसको भी यही प्राप्त होगा। तो इसलिए यह समूह क्या होगा, यह हर परिस्थिति के लिए सत्य है, इसलिए यह समूह क्या हो जाएगा, यह समूह क्या हो जाएगा, समुच्चय। यही समूह क्या होगा, समुच्चय। अभी हमने पढ़ा दो हमने उदाहरण देख चुके हैं कि एक उदाहरण मैंने लिया था 4 महान बल्लेबाजों का, दूसरा उदाहरण लिया था कि 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याओं का समूह समुच्चय होगा। तो हाँ बिल्कुल होगा समुच्चय। अब हम एक और मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि समुच्चय होगा कि नहीं। मैं लिख रहा हूँ 4 सबसे खतरनाक जानवरों का समूह। 4 सबसे खतरनाक जानवरों का समूह, क्या यह समुच्चय होगा। अब खतरनाक जानवरों का समूह का मतलब है कि उसको कोई जानवर ऐसा है जो खतरनाक होना चाहिए। खतरनाक का मतलब जो कि हमें हानि पहुंचा सकते हैं, मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं जो जानवर, उन्हीं को क्या कहते हैं, खतरनाक जानवर कहते हैं। तो अब क्या हो, खतरनाक की परिभाषा क्या होगी, अलग अलग हो सकती है। कोई किसी को माने कहेगा कोबरा बहुत खतरनाक है, कोई कहेगा घड़ियाल बहुत खतरनाक है, कोई कहेगा गिरगिट बहुत खतरनाक है। तो ये डिफिनीशन वेरी करने लगे खतरनाक की। तो जब हम प्राप्त करेंगे तो हमारे द्वारा कोई और समूह प्राप्त होगा, कोई और प्राप्त करेगा इसी की डिफिनीशन के थ्रू, तो कोई और समूह प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि वह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि समूह अलग अलग प्राप्त हो रहा है। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग जब समूह प्राप्त होने लगा तो वह समूह क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। इस परिभाषा से आप समझ सकते हैं जो मैंने महान बल्लेबाजों का समूह बनाया था यह उसी प्रकार है। तो अब समूह की डिफिनीशन लिख लेते हैं। समूह की डिफिनीशन क्या होती है, समूह की डिफिनीशन क्या होती है, समुच्चय की डिफिनीशन। समुच्चय की डिफिनीशन क्या होती है, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह ही समुच्चय कहलाता है।
ये हमारी डिफिनीशन है। पढ़ेंगे जो हमने समुच्चय की परिभाषा पढ़ ली। अब समुच्चय की परिभाषा तो पढ़ ली, अब इसको हम मैथमेटिकली डिनोट कैसे करते हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। मैथमेटिकली डिनोट कैसे करते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर क्या होते हैं, ए बी सी डी, उन्हीं के द्वारा इसको निरूपित किया जाता है, किसको, समुच्चय को। अब बात आती है कि समुच्चय में क्या होता है। समुच्चय में क्या होता है कि वस्तुएं होती हैं, कुछ ना कुछ होता है समुच्चय में, कि वो क्योंकि वह समूह होता है। किसका समूह होता है, कोई ना कोई वस्तु होगी, कोई ना कोई नंबर होगा, कोई कुछ ना कुछ होगा उसके अंदर। अगर होगा तो उस वस्तु को हम मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, अगर जो वस्तुएं उसमें होती हैं उसको क्या बोला जाता है, अवयव। उसको क्या बोलते हैं, अवयव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट। जो कुछ भी का मतलब जो वस्तुएं, जो नंबर, जो संख्याएं किसी समुच्चय में उपस्थित होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट, अवयव बोलते हैं। और कोई अवयव अगर किसी समुच्चय में उपस्थित है, मान ले रहा हूँ एक कोई अवयव ए है, वह समुच्चय ए में उपस्थित है, इस समुच्चय ए में उपस्थित है, तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, लिखते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए। हिंदी में कैसे लिखते हैं, ए संबंधित है ए से, संबंधित है कैपिटल ए से। और इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और इसको पढ़ते क्या है, बिलोंग्स टू। और इसको पूरा किस कैसे पढ़ेंगे, अगर कोई एलिमेंट, कोई अवयव किसी भी सेट में उपस्थित है, जैसे मान ले रहा हूँ एक स्मॉल ए एलिमेंट है, कैपिटल ए सेट में उपस्थित है, तो उसको कैसे बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए या सेट ए। उसको कैसे पढ़ेंगे, ए एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इसको, एलिमेंट। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि अवयव क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों का निरूपण। अब हम समुच्चय का निरूपण कैसे हम लोग इसको निरूपित करते हैं। अभी तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ 1 से 10 के बीच की संख्याएं। अब मैं सिर्फ संख्याएं लिखूंगा और उनके बीच एक ऐसा नोटेशन का प्रयोग करूंगा कि जो समुच्चय हो जाएगा। अब बात आती है कि दो रूप होते हैं, एक रूप तो होता है रोस्टर रूप, एक रूप होता है रोस्टर रूप, और एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। इसको दो तरीके से लिखा जाता है, समुच्चय निर्माण विधि। इसको लिखने की दो विधियां हैं, एक तो विधि है रोस्टर रूप और दूसरा विधि है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर रूप में क्या होता है, रोस्टर रूप में कुछ होता नहीं, समुच्चय के जो एलिमेंट होते हैं, जो अवयव होते हैं, उन अवयवों को ही पूरा इस ब्रैकेट के, जो मंझला ब्रैकेट है जिसको मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, इस मंझले ब्रैकेट में ही जो एलिमेंट, जो अवयव किसी समुच्चय में उपस्थित हैं, उन अवयवों को, पूरा अवयवों को अगर हम किसी मंझले ब्रैकेट के बीच में लिख देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। वही हमारा कहलाता है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप कहलाता है। अब रोस्टर रूप में होता क्या है, जैसे अब मैं लिख रहा हूँ एक सेट ए है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब हम इसको, अगर हम इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों में कौन सा एलिमेंट आएगा, स्वर कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, ए ई आई ओ यू, ये तो हमारा स्वर होता है, तो यही आएगा इस समुच्चय में, ये सब चीज़ें आएंगी, यही क्या होंगे, हमारे इस ए सेट के एलिमेंट होंगे। अब इसी एलिमेंट को ए ई आई ओ यू को इसी मंझले ब्रैकेट में लिख देने से यह क्या हो जाता है, रोस्टर रूप हो जाता है।
नोट करके लिखिए कि रोस्टर रूप में दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ क्या होता है, एक चीज़ ये होता है कि जो रोस्टर रूप में इस मझले ब्रैकेट में जो एलिमेंट आएंगे वो रिपीट नहीं करने चाहिए। अगर कोई एलिमेंट एक बार आ गया है तो दूसरी बार नहीं आएगा, यानी कि इसमें उपस्थित जो एलिमेंट होते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए अगर कोई एलिमेंट ऐसे लिखा है, जैसे मैं लिखूँ, एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे मैं लिखूँ स्कूल, स्कूल के अक्षरों का, स्कूल के अक्षरों का समुच्चय। अब स्कूल के अक्षरों का समुच्चय में क्या होगा, एक मझला ब्रैकेट लिखेंगे। अक्षर कौन कौन से, यस है, सी है, एच है, ओ है। ओ दो बार आ रहा है, उसको दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि यह रोस्टर रूप की एक परिभाषा होती है कि इसमें जो रोस्टर रूप के मझले ब्रैकेट में जो आते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है। अगर दो बार लिखा जा रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। और फिर दूसरी बात क्या होती है कि इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। सी इधर भी आ सकता है, यस इधर भी आ सकता है, कि आगे पीछे हो सकती है, तो उसमें क्रम का मतलब नहीं होता है। अगर मैं लिख दूँ इसी को सी एस ओ एच एल, यह सेट भी वही है, यह सेट भी वही है। इस सेट में और इस सेट में कोई डिफरेंस। लोग पहली विधि पढ़ चुके हैं समुच्चय को निरूपित करने की, जो कि थी रोस्टर रूप। अब हम लोग दूसरी विधि पढ़ेंगे, कौन सी है वह, समुच्चय निर्माण विधि। कौन सी विधि है, समुच्चय निर्माण विधि। इसके बारे में हम लोग जानते हैं ये क्या होती है और इसमें किस प्रकार हम समुच्चय को निरूपित करते हैं। अब बात आती है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं इसको। 1 से 10 के बीच की अभाज्य, 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, जो कि एक समुच्चय था, हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट थे, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था। अब इसको हम मझले ब्रैकेट में लिख देते हैं तो यह क्या हो जाता है, हम ए से इसको डिनोट कर दें तो ये क्या हो जाता है, समुच्चय को निरूपित करने का कौन सा रूप, रोस्टर रूप। जब हम उसके एलिमेंट को मझले ब्रैकेट में लिख करके उसको निरूपित करते हैं तो कौन सा रूप होता है, रोस्टर रूप। अब बात आती है रोस्टर रूप हो गया तो समुच्चय निर्माण विधि क्या है। समुच्चय निर्माण विधि में अब हमको देखना है कि ये क्या है, इसमें किसकी विशेषता या कौन सा एलिमेंट जो इसमें उपस्थित हैं इनकी कोई एक इनमें कॉमन सी बात होगी। सब एक चीज़, इनमें एक चीज़ कॉमन होगी, जो कौन सी कॉमन है, यह सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और ये क्या हैं, 10 के बीच। इनमें दो चीज़ें कॉमन, एक तो ये 1 से 10 के बीच की हैं और अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसी को हम ऐसे लिख दें, ए बराबर, इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स एलिमेंट आ रहा है, कोई एक्स मान लेते हैं, इसकी जगह पर वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं। और वह इस एक्स की विशेषता क्या है कि होना चाहिए इसको क्या, अभाज्य संख्या होना चाहिए। यह क्या है, एक अभाज्य संख्या है। दूसरा यह क्या है, यह 1 से 10 के बीच में है। यह क्या है, यह अभाज्य संख्याएं हैं सभी, और क्या हैं, 1 से 10 के बीच हैं। तो यह इसकी एक विशेषता है। जब हम उसकी विशेषता को इस मझले ब्रैकेट में लिख करके उसको निरूपित करते हैं तो वही हमारा निरूपण की विधि क्या कहलाती है, समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। अब यह हमारा हो गया है, हमने इसमें पढ़ लिया इस वीडियो में कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को निरूपित कैसे किया जाता है, उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझ लिया। दो विधि थी, रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण विधि, जो कि हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय कितने प्रकार का होता है, उप समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, समुच्चयों पर संक्रियाएं किस प्रकार से उपयोग की जाती हैं, और वेन डायग्राम, जो कि बहुत ही रोचक विषय है, वेन डायग्राम, उसको पढ़ेंगे। ऐसी कम से कम 2-3 वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो भी दिक्कत है। तो इसलिए अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंच जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए।